जय हिंद छात्रों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो चलिए हम लोग लेके आ गए हैं हिंदी का एक और नया सेशन। चलिए बिल्कुल भी वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपका अलंकार से है और एक नंबर में क्या बोल रहा है कि के कारण, पढ़िए आप लोग, के कारण रव्य बाला जनु टूटे मोतिना के माला। के कारण रव्य बाला जनु टूटे मोतिन के माला। अलंकार बताइए इनमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा। आपको बताना है क्या ये उपमा अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या संदेह अलंकार होगा या फिर रूपक अलंकार होगा। प्रिय छात्रों इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए बहुत इजी प्रश्न है और आपका अलंकार से हर हाल में आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको हम लोग बताए थे कि इन सभी जब भी ऐसा रहे आपको ध्यान देना है कि उस पंक्ति में जैसे अगर जनु लिखा आ जाए, मनु लिखा आ जाए, ये सब बात अगर लिखा आ जाए तो समझ जाइएगा वो आपका कौन सा अलंकार है। वो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं एक के बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, देखिएगा कि जल उठो फिर सींचने को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जल उठो फिर सींचने को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग बताइए फटाफट कि देखिए जल उठो फिर सींचने को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा इस पंक्ति में तो देखिए यहाँ पे जल, देखिए जल का भी यहाँ से अलग माना निकल के आता है, सींचने का भी एक अलग माना निकल के आता है, मतलब इन सब का ना अलग अलग अर्थ निकल के आता है। तो इसको अगर देखिएगा तो जिसका अलग अर्थ निकल के उसको क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों? श्लेष अलंकार। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 2 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। देखिए 3 देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 आपको क्या बोल रहा है कि चरण कमल बंदी हरी राई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदी हरी राई में कौन सा अलंकार है? क्या आपका श्लेष हो जाएगा या उपमा हो जाएगा या रूपक हो जाएगा या फिर अतिशयोक्ति हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए आपको एक बात ये बताए थे कि जब भी क्या हो बीच में योजक चिन्ह हो और योजक चिन्ह के बाद क्या हो प्रिय छात्रों? कोई शब्द हो। योजक चिन्ह के बाद अगर शब्द हो तो आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? वो आपका रूपक अलंकार हो जाता है। क्या होता है? रूपक अलंकार हो जाता है। इस बात को आप जानते हैं। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 3 के बाद चलते हैं चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न आपका बोल रहा है कि माया महाठगिनी हम जानो में कौन सा अलंकार है। माया महाठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? क्या आपका यमक अलंकार होगा या फिर अनुप्रास अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा या श्लेष अलंकार होगा? फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे माया है और महाठगिनी है, हम जानो। तो यहाँ पे भी मौ आया है, यहाँ पे भी मौ आया है। इसका मतलब यहाँ पे मौ का जो मौ वर्ण जो है ये मौ वर्ण की आवृत्ति हो रहा है। मौ वर्ण की आवृत्ति यानी मौ वर्ण बार बार आ रहा है। इस पंक्ति में मौ वर्ण बार बार आ रहा है। और आप लोग को प्रिय छात्र बताए थे कि जिस पंक्ति में ना अगर कोई वर्ण बार बार आए तो उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। उसको क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों? अनुप्रास अलंकार। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 4 के बाद चलते हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न देखिए क्या है। 5वां प्रश्न आपका मनवा भव सागर में गोते खाए। मनवा भव सागर में गोते खाए में अलंकार है। आप लोग फटाफट बताइए कि मनवा भव सागर में गोते खाए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसको भी अगर आप देखिएगा तो इसमें भी ना देखिए सागर यहाँ पे भी गौ आया है, उसके बाद गोते यहाँ पे भी गौ आया है। इसका मतलब यहाँ पे जो गौ वर्ण है, गौ वर्ण इसका क्या होता है? बार बार आवृत्ति हो रहा है, यानी गौ वर्ण आपका बार बार आ रहा है। गौ वर्ण आपका बार बार आ रहा है। तो आपको पता है थोड़ी देर पहले कि किसी भी पंक्ति में अगर वर्ण बार बार अगर रिपीट करे, बार बार अगर कोई वर्ण आए तो उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं? उसको अनुप्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रिय छात्रों? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 5 के बाद चलते 6ठा प्रश्न में। देखिए 6ठा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके अर्थ नहीं बल्कि अनेक अर्थ हो, जिसके एक अर्थ नहीं बल्कि अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार है? मतलब अलंकार का वो प्रकार जहाँ एक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं हो के बल्कि उसका ना बहुत सारा अनेक अर्थ हो, उसको कौन सा अलंकार बोलेंगे? तो उसको क्या हम उपमा अलंकार बोलेंगे या रूपक अलंकार बोलेंगे या फिर यमक अलंकार बोलेंगे या श्लेष अलंकार बोलेंगे? तो देखिए जहाँ पे ना क्या होगा प्रिय छात्रों, एक शब्द का ना अनेकों अर्थ निकल के आता होगा तो उसको क्या बोला जाता है? उसको श्लेष अलंकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्लेष अलंकार। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 6 के बाद चलते हैं 7वां प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न आपका समास से है
और समाज से भी आपका सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में भी हम लोग कितना 6 अलंकार वाला क्वेश्चन लेके आए, 6 अलंकार। हम लोग कोशिश करेंगे कि अलंकार से जितने सारे भी प्रश्न बने हर तरह के प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेके आए, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए क्या बोला, दाल रोटी में कौन सा समास है? क्या आपका द्वंद्व हो जाएगा, या कर्मधारय हो जाएगा, या फिर बहुव्रीहि हो जाएगा, या फिर तत्पुरुष हो जाएगा? देखिए बहुत ईजी प्रश्न है। आपका दाल रोटी में क्या हो जाएगा? देखिए आपको बताया था कि जब भी कैसा हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो और बीच में ना एक योजक चिन्ह हो, तो उसको क्या बोला जाता है? द्वंद्व बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? द्वंद्व समास बोला जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 7 के बाद चलते हैं 8वां प्रश्न में। प्रिय छात्रों फटाफट 8वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको जवाब देना है। क्या रेडियो की उत्पत्ति किसने की? कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसके बाद हमारे देश के लोग मेहनती हैं। उसके कुछ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, या फिर मुझे बाजार जाना है। पीछे तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपका शुद्ध नहीं होकर क्या होगा? कौन अशुद्ध है? कौन अशुद्ध? आपको यहाँ पे शुद्ध की जगह में क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। यानी निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध आपका हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? बल्कि ये नहीं होगा। देखिए रेडियो का उत्पत्ति नहीं होता है, बल्कि रेडियो का आविष्कार किया जाता है। किसी चीज़ का क्या इन्वेंशन किया था, मतलब खोज किया था, यानी आविष्कार किया जाता है। उत्पत्ति का मानी होता है बनावट, और आविष्कार का मानी होता है खोज। तो देखिए रेडियो का ना आविष्कार किया गया था, उसका बनावट नहीं किया गया था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? यानी अशुद्ध आपको ढूंढने बोला था, और अशुद्ध क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपका मिसप्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का। चलते हैं 8 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपका क्या है? यहाँ पे फिर सेम एक प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, या फिर फल को पका हुआ होना चाहिए, या फिर इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए, या फिर इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए? तो इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए प्रिय छात्रों क्या होगा? ये आपका क्या अशुद्ध है? तो अशुद्ध आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी फल को पका हुआ होना चाहिए, ये नहीं होगा, यानी फल पका होना चाहिए, ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यानी फल पका होना चाहिए हो जाता। तो आपको अशुद्ध ढूंढने वाला था, और अशुद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते 9 के बाद चलते 10वां प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न आपका क्या है? संधि विच्छेद से है। किससे है? संधि विच्छेद से। तो संधि विच्छेद यानी पवित्र का आपको संधि विच्छेद करना है। पवित्र का अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? तो देखिए आप अगर पवित्र का संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? पो प्लस इत्र, ये आपका हो जाएगा पवित्र का संधि विच्छेद। तो देखिए पो प्लस इत्र आपका कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है प्रिय छात्रों, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते हैं 10 के बाद चलते हैं 11वां प्रश्न में। 10 के बाद 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या है? स्वार्थ का संधि विच्छेद है। देखिए आपको स्वार्थ का संधि विच्छेद पूछा था, तो आप स्वार्थ का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा? 100 प्लस अर्थ, यही होगा स्वार्थ का संधि विच्छेद। 100 प्लस अर्थ यानी स्वार्थ। तो देखिए 100 प्लस अर्थ आपका कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, यानी आगे पीछे हो गया, लेकिन यहाँ के हिसाब से बी लिखा हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा 100 प्लस अर्थ हो जाएगा, स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलते हैं 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न में। देखिए आपके हिंदी में आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए राहुल मन लगाकर पढ़ता है, राहुल मन लगाकर पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य बताएं, इस वाक्य में उद्देश्य बताएं। तो देखिए बच्चा क्या सोचेगा कि उद्देश्य पूछ रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या? राहुल पढ़ रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? पढ़ना हो जाएगा। तो वो गलत है प्रिय छात्रों। उद्देश्य को अगर आप ऐसे समझ में नहीं आता है अगर, तो आप इसको इस तरह समझिए। आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जानते हैं। तो उद्देश्य को क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट बोला जाता है। उद्देश्य को क्या बोला जाता है? यानी सब्जेक्ट को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? उद्देश्य बोला जाता है। तो आप बताइए, आप राहुल मन लगाकर पढ़ता है, तो पढ़ना तो ये आपका क्रिया हो जाएगा ना, ये तो वर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कौन आपका हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा राहुल। कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट राहुल हो जाएगा। मतलब यानी जो किसी कार्य को ना, जिसके बारे में बात होती है, वो आपका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में, तो राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे होता है राहुल मन लगाकर किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? राहुल तो सब्जेक्ट हो जाता। उसके बाद यानी पढ़ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता? वर्ब हो जाता। उसके बाद यानी क्रिया जिसको बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है उसका? यानी किताब हो जाता। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? उद्देश्य क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। प्रिय छात्रों राहुल हो जाएगा। चलते 12 के बाद चलते 13वां प्रश्न में।
देखिए 13वां प्रश्न क्या है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होगा, यानी एक पंथ दो कार्य, एक पंथ दो कार्य, इस लोकोक्ति जो है इसका अर्थ क्या होगा? क्या एक काम से दूसरा काम हो जाना, या फिर अलग अलग पंथ होना, या फिर अलग अलग काम होना, या फिर एक काम से दूसरे काम का संबंध ना होना। तो देखिए ये वो मुहावरा आप सुने भी होंगे, एक पंथ दो कार्य, एक पंथ दो कार्य, यानी एक काम आप करते हैं तो उससे क्या होता है, कभी कभी आपका दूसरा काम भी हो जाता है। जैसे एक काम आप करते हैं उससे उससे क्या होता है, दूसरा काम भी हो जाता है। जैसे आप क्या कीजिएगा, कोई कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो आपका वही एग्ज़ाम, वही प्रश्न आप अगर आप डीएलएड के लिए तैयारी किए हैं तो क्या पता वही प्रश्न आपको अगर आगे चल के जब आप लोग कॉलेज ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग जब टीआरई का तैयारी कीजिएगा, क्या पता वही प्रश्न आपको टीआरई में भी काम दे दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक पंथ दो कार्य, यानी आप जब उसको डीएलएड के लिए पढ़े थे लेकिन वो आपको आप काम किस में भी दे रहा है, टीआरई में भी दे रहा है। तो यही सवाल का जवाब हो जाएगा क्या प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 13 के बाद चलते 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न क्या है आपका, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? क्या शब्दों के सार्थक मेल को क्या वर्ण बोलेंगे, या शब्द बोलेंगे, या फिर क्रिया बोलेंगे, या फिर वाक्य बोलेंगे? देखिए शब्दों के सार्थक मेल, सार्थक मतलब यानी जिसका ना कोई माना निकल के आता हो। देखिए आपका शब्द हो लेकिन बहुत सब शब्द एक जगह मिला हुआ हो, लेकिन अगर उसका कोई माना ना हो तो उसको वाक्य नहीं बोला जाता, बल्कि वाक्य क्या किसको बोला जाता है? शब्द हो लेकिन उसका एक माना भी निकल के आए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो आपका एक वाक्य है इसमें जितना सारा भी शब्द मिला है सबका क्या है, यानी माना निकल के आता है, सार्थक माना निकल के आता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फिर छात्रों? शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे वाक्य बोलेंगे, और वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। देखिए परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण यानी जिसको क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। क्या आपका सन सुंदर हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा हो जाएगा, या फिर चार हो जाएगा, या फिर पुराना हो जाएगा? तो आप लोग बताइए कि परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा। तो देखिए जिसमें ना क्वांटिटी की बात हो, कि मतलब थोड़ा ज़्यादा बहुत जो भी हो, अगर इसमें क्वांटिटी की बात हो ना तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे देखिए इन चारों ऑप्शनों में से क्वांटिटी की बात कहाँ हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, यानी थोड़ा सा। जैसे बोलेगा थोड़ा सा है, यानी आप बोलेगा ना कितना क्वांटिटी में है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी में मतलब थोड़ा सा ही है, या फिर ज़्यादा है, बहुत है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 15 के बाद चलते हैं 16वां प्रश्न में। देखिए विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं विशेषण। संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, एक होता है विशेषण। संज्ञा तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होता है। और विशेषण किसको बोलते हैं? जो संज्ञा का विशेषता को बतलाता है। जैसे मान लिए राम, राम 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 क्या है? संज्ञा है, लेकिन क्या है? राम एक अच्छा लड़का है, तो वो राम का अच्छा ही बताता है, तो वो क्या विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या बोला, विशेषण का जो विशेषता बतलाता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे पर विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रिय छात्रों? पर विशेषण बोलेंगे। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न आपको क्या बोला है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो आपका आगे लगता है और प्रत्यय जो आपका बाद में लगता है। तो बताइए अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो देखिए अनुज शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न में। 18वां देखिए 18वां प्रश्न आपको क्या बोला कि राजगिरी, मतलब राजगिरी जो एक शब्द है ये कौन सा समास है? ये आपका कौन सा समास है? क्या ये आपका तत्पुरुष है, या द्वंद्व है, या द्विगु है, या फिर बहुवीरी है? तो आप सबको पता है कि बहुवीरी किसको बोलते हैं? जिसका एक से अधिक माना निकल के आए। और द्विगु किसको बोलते हैं? जिसमें संख्या का पता चलता है, संख्या के बारे में। और द्वंद्व किसको बोलते हैं? कि जिसमें दोनों शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और तत्पुरुष का क्या पहचान है प्रिय छात्रों? कि उसको अगर आप तोड़िएगा तो बीच में ना कारक चिन्ह, जैसे का के कि इस अगर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष। जैसे राजगिरे तो बोलते हैं राजा का घर, राजगिरे को क्या बोलेंगे? राजा का गिरे, यानी राजा का गिरे या फिर राजा का घर। तो यहाँ पे जो का जो है, ये का या फिर की या फिर को जो भी आए तो ये आपका क्या होता है? ये आपका कारक होता है। और यही क्या हो जाएगा? राजगिरे क्या हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा समास? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? तत्पुरुष हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते 18 के बाद चलते 19वां प्रश्न में। देखिए अमृत का पर्यायवाची है। क्या अमृत का पर्यायवाची नश्वर हो जाएगा, या सुधा हो जाएगा, या आंसू हो जाएगा, या फिर आयास हो जाएगा? तो देखिए अमृत का पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची मतलब नहीं जिसका एक ही जैसा माना हो। जैसे पीयूष भी, अमृत का एक पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष भी हो जाता है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी हो जाता है। अमृत का पर्यायवाची सोम भी हो जाता है। और अमृत का पर्यायवाची आपका अमीय भी हो जाता है। या फिर अमृत का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में क्या आपका सुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधा भी क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची हो जाता है प्रिय छात्रों। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते 19 के बाद चलते 20वां प्रश्न में। देखिए 20वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। क्या कुछ नहीं मिलना, या हाथ से पैसा गिर जाना, या फिर पास पैसा ना होना, या फिर गरीब होना? तो देखिए
हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत सिंपल सा है कि वो आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मिलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मिलना, इसका मतलब यानी हाथ खाली होना, कुछ नहीं मिलना। तो प्रिय छात्रों बताइए इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग बताइए कि 20 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न हल हो पाया आपसे, और आप ये भी बताइए कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। हम लोग इसी तरह से हर दिन आप लोगों के लिए हिंदी का एक क्लास लाते रहेंगे और आप लोगों का जो भी परेशानी हो सारे परेशानियों को दूर करेंगे। और आप लोग इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आपका बनेगा आप लोग घबराइए मत, हम लोग हर तरह का सवाल को लेके आते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते